ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर स्टार्ट किए थे और कैपेसिटर्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन ली। मैंने बताया था कि कैपेसिटर और बैटरीज में सिमिलैरिटीज होती हैं कुछ, क्योंकि कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर करता है, बैटरी भी चार्ज स्टोर करता है, बट हम कैपेसिटर को एज ए बैटरी की तरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कैपेसिटर तुरंत डिस्चार्ज और चार्ज हो जाता है, जबकि बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होने में टाइम लेता है। तो हमने शुरू किया था कैपेसिटर। कैपेसिटर संधारित्र, इसका सिंबल हमने बताया था ऐसा होता है। ये दोनों प्लेटें होती हैं T1 T2, इन प्लेटों के बीच का डिस्टेंस होता है और प्लेटों का अपना एरिया होता है। तो हमने 3 फॉर्मूले देखे थे। पहला जो कैपेसिटर के कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, जिसमें था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी। उसके बाद दूसरा था जो ये कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके रखता था, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। उसके बाद तीसरा था इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी का रिलेशन E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं जब कल बता रहा था तो V वेलोसिटी नहीं, वोल्टेज था। वोल्टेज क्या? वोल्टेज। मैं लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी रेफरेंस दे रहा था कि भाई जैसे होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर होती है वेलोसिटी, बट यहाँ पर ये होता है वोल्टेज। तो इस V और इस V में कंफ्यूज नहीं, ठीक है। तो चलो, हमने 3 फॉर्मूले देखे थे बट न्यूमेरिकल नहीं देखे थे, तो इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल को समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हीट को अगर निकालना रहेगा, एनर्जी को निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे। न्यूमेरिकल में कहता है कि एक कैपेसिटर 200 वोल्ट से जुड़ा है। एक कैपेसिटर यानी संधारित्र 200 वोल्ट से जुड़ा है, ठीक है। 200 वोल्ट से जुड़ा है, जिस पर 0.1 कूलाम का आवेश, जिस पर 0.1 कूलाम का आवेश, आवेश यानी चार्ज, आवेश है, तो कैपेसिटर से निकलने वाली ऊर्जा कितनी होगी। तो कैपेसिटर से निकलने वाली ऊर्जा यानी एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को देखकर हम क्या लिखते हैं? डेटा। भाई डेटा क्या दिया है? डेटा कहता है कि 200 वोल्ट से जुड़ा है, यानी V की वैल्यू दी 200 वोल्ट। उसके बाद कहता है कि 0.1 कूलाम है। कूलाम किसका यूनिट होता है? चार्ज का। तो Q इज इक्वल टू 0.1 C। और पूछा क्या है? कैपेसिटर से निकलने वाली ऊर्जा यानी E के बारे में पूछता है। हमको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या पता है? E इज इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर। सी वी स्क्वायर। क्या हमारे पास V है, लेकिन क्या C है? नहीं है। तो C कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। क्या हमारे पास Q है। V है, तो C निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलो हम C को निकाल लेते हैं पहले। अगर हम C को निकालेंगे तो C इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है? 200 वोल्ट, और अपॉन V की वैल्यू कितनी है? 0.1। 0.1 0.1 का मतलब क्या होता है? ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 200 गुणित 10 बराबर 2000। 2000, ठीक है। अब ये C है, कैपेसिटेंस आता है, तो ये माइक्रो फैराड में आता है।
ठीक है, माइक्रो फैराड में आता है। ओके, उसके बाद माइक्रो फैराड में फैराड लिखेंगे। माइक्रो फैराड छोटी यूनिट होती है, सारा का सारा एसआई यूनिट है, वोल्टेज कूलम तो ये भी फैराड रहेगा। ओके, उसके बाद अब हम इस ई में ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, है ना। ओके, अरे हमने लगता है गलत उल्टा लिख दिया क्या, Q.1 है ये वैल्यू 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 उल्टा लिख कह रहा हूँ, कुछ नहीं जा रहा। ये Q क्या है, Q.1 है, 0.1, और V है यहाँ पर नीचे 200। अब देखो, अब यहाँ हम अगर लिखेंगे तो ये 0.1 का मतलब होता है 10⁻⁻1, और अपॉन ये 2 है, 10⁻² कर दें, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 10⁻⁻1 इंटू 10⁻², जो ऊपर गया तो माइनस में हो जाएगा, और 1/2 मतलब 0.5 हाफ इंटू, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे 10⁻³ हो जाएंगे, और ये करेंगे तो इसको भी मैं 10⁻1 लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10⁻1, है ना, 0.5 को। उसके बाद मैं इसको लिख दूं कि 10⁻⁴। अच्छा, मैं ये 10⁻⁴ न लिख करके ही मैं इस 10⁻³ का मतलब होता है, जैसे माइक्रो हम करते हैं ना, मिली मिली मिलीमीटर, मिली का मतलब होता है 10⁻3, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। तो हमारे पास ये 10⁻3 है, तो मैं इसको मिली लिख दूं, 10⁻3 को मिली लिख देता हूं, और इस वैल्यू को वही रहने देता हूं 0.5। तो हमारे पास जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.5 मिली फैराड, ठीक है, 0.5 मिली फैराड। अब अगर जैसे ही हम ये छोटी वैल्यू हमको मिल जाएगी इतना, और इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो हमको एनर्जी वाली ये मिल जाएगी, क्या कहते हैं, टोटल का टोटल जो एनर्जी मिल जाएगा हमारा, है ना। चलो, एक काम करते हैं कि हाफ को हाफ ही रहने देता हूँ, या फिर ये जो पावर है, पावर को भी कन्वर्ट न करके मैं पहले ये पूरा निकाल लेता हूँ एनर्जी, ताकि इसमें क्योंकि स्क्वायर का टर्म है तो हो सकता है बहुत सारी चीजें कट जाए, है ना। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, खाली पावर को ही ये करूँ। मैं यहाँ क्या करता हूँ, 1/2 इंटू 10⁻³ कर देता हूँ, -3, और यहाँ फैराड लिख देता हूँ, बस, ठीक है। अब इसके बाद हम इस C की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं E में। E इज इक्वल टू क्या है, हाफ, C की वैल्यू है हाफ इंटू 10⁻3, और V क्या है 200, 200 का स्क्वायर कर देंगे, तो देखो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 10⁻3 इंटू, अब इसका स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, और 10 कितना हो जाएगा, 2 शून्य का 4 शून्य, यानी 10⁴, बरोबर ना। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर ये 4 से ये 4 चला जाएगा, और ये बचेगा, 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 1, यानी 10⁻1, तो यहाँ बच जाएगा 10, यानी E इज इक्वल टू 10। अब एनर्जी है तो ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देख करके, फॉर्मूला लिख करके देखो उसमें क्या दिया है, अगर वैल्यू है तो डायरेक्ट पुट करो और आंसर निकालो, नहीं है तो जो चीज हमें फाइंड आउट करना है उसके निकालने का फॉर्मूला है, पहले उसको निकालो और फिर वैल्यू पुट करो और आंसर फाइंड आउट। तो इससे रिलेटेड सवाल आएगा, ऐसे निकल जाएगा। चलो, अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि जिस तरीके से हमने रेजिस्टेंस में देखा था कि रेजिस्टेंस को ऐड करने के 2 तरीके होते हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस, तो वैसे ही कैपेसिटर को भी ऐड करने के 2 तरीके होते हैं। तो हम कहते हैं कैपेसिटर एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ कैपेसिटर, एडिशन ऑफ, इसके भी 2 तरीके हैं। ये जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा होता है,
पहला है सीरीज, सीरीज को हम कहते हैं हिंदी में श्रेणी, और दूसरा है पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल को हम कहते हैं समांतर, समांतर। देखो थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ सीरीज उसका। जब रेजिस्टेंस सीरीज में था तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट जोड़ देते थे सीधा सीधा, है ना। जैसे कि अगर ये 2 है, 3 है, 4 है तो सबको जोड़ देंगे और हो जाएगा 4 3 7 2 9 ओम हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता है। कैपेसिटर में जस्ट उल्टा होता है कि अगर एक कैपेसिटर यहाँ है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ है, यानी ये C1 है, C2 है, C3 है, ये सीरीज में है ना, सीरीज में है, तो इनके लिए लिखा जाता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समझ में आया? ये जस्ट हाँ जैसा कि उसमें हम पैरेलल में करते थे, लेकिन यहाँ पर उसे हम सीरीज में करते हैं, बस यही फर्क है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं सीरीज का कुछ वैल्यू देता हूँ, तुम उसको देखो सॉल्व करो, देखो होता है। जैसे मैंने एक कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है और यहाँ मैंने बैटरी लगा, ये है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। बताओ टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा? 3/2, क्या वो 1/C की वैल्यू है या C की वैल्यू है? तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3। कैसे निकाला हमने? तो 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, बेस सेम है तो ऐड कर देंगे 1/C इज इक्वल टू 3/2। अब हमें C की वैल्यू चाहिए ना कि 1/C की, तो C को करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 2/3। सारा का सारा है माइक्रोफैराड में, तो ये भी हो जाएगा माइक्रोफैराड। माइक्रो, इस म्यू का वैल्यू क्या होता है? माइक्रो मतलब 10⁻⁶, है ना। ये सारी की सारी चीजें तो हमने जब यूनिट डायमेंशन वगैरह पढ़ रहे थे तभी पढ़ लिए थे। माइक्रो, मिली, हेक्टो, पेंटो, 10⁻22 तक हमने पढ़ा हुआ है सारा का सारा। ओके, चलो एक और देता हूँ, बताओ कि उसकी वैल्यू। ये पॉइंट है, ये है ए बी। मैं यहाँ दे देता हूँ 5 5 5 5 5। इसकी वैल्यू बताओ कितनी? ज्वाइन ने क्या मतलब, ए बी तो दे दिया हूँ ना, ए बी मतलब यही 2 पॉइंट है जो पावर सप्लाई को बताएंगे, जरूरी थोड़ी है ज्वाइन। 1 है ना, 1 सीधा सीधा क्या आ जाएगा 1। यानी हम देख रहे हैं कि इसमें सीरीज कनेक्शन में बड़े बड़े कैपेसिटेंस मिलके हमें एक छोटे कैपेसिटेंस को देते हैं, है ना। जब हम बड़े बड़े कैपेसिटेंस को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक छोटा कैपेसिटेंस मिलता है। यानी अगर कोई स्मार्ट स्टूडेंट रहेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का विद्यार्थी रहेगा, अगर उस देखेगा कि भाई सर्किट ऐसा कुछ बना हुआ है और इतनी सारे कैपेसिटर को लगाने की जगह मैं सिर्फ 1 माइक्रोफैराड का, अगर ये सारे के सारे माइक्रोफैराड में है, 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा? सर्किट ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, हीट कम लॉस होगा, एनर्जी कम लॉस होगी, है ना, तो स्पेस कम हो जाएगा। ऐसे ही हम सर्किट को कॉम्पैक्ट बनाते हैं, मतलब छोटा बनाते हैं, एकदम जितना छोटा से छोटा हो सके। समझ में आया?
अब सीरीज का तो समझ में आ गया कि कैसे करना है। अब सेम उल्टा कैसे रहेगा ये पैरेलल वाला। पैरेलल, तो पैरेलल में वही, अगर एक कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर नहीं है, बैटरी है। एक की वैल्यू मैंने दी कि भाई 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। पैरेलल में इनका एडिशन कैसे होता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सीधा ऐड कर दो, समझा। पैरेलल में सीधा ऐड कर दो, तो सीधा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 2 5 और 5 4 9, यानी C की वैल्यू आ जाएगी 9 माइक्रोफैराड। यानी यह कैपेसिटेंस या कैपेसिटर के टर्म में जब हम इन्हें पैरेलली ऐड करते हैं तो छोटे छोटे कैपेसिटेंस मिलके हमें एक बड़े कैपेसिटेंस की वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का सीधा एकदम उल्टा होता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। एडिशन अगर पूछा तो बता देंगे। अब हम चलते हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में समझते हैं। ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर पहले तो ये इस्तेमाल क्यों होता है, ये इस्तेमाल होता है पावर को कांस्टेंट रखने के लिए। पावर को क्या रखने के लिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट। और हमको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू VI। VIP लोगों के पास पावर होती है, और जब पावर को कांस्टेंट रखना है, अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट को कम कर देंगे, करंट बढ़ जाएगा तो वोल्टेज को कम कर देंगे। ठीक है, तो ये पावर ऑटोमेटिकली कांस्टेंट रहेगा। यानी कि कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू, चाहे 5 वॉट हो, 10 वॉट हो, 60 वॉट हो, यही वैल्यू आएगी तुम्हारे घरों में, बाकी इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं आएगा। नहीं तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं वो सारे के सारे तहस नहस हो जाएंगे। बरोबर है कि नहीं। हाँ, दूसरा चीज, ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक को हम कहते हैं स्टेप अप, अप मतलब बढ़ा देना, और दूसरे को कहते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, डाउन मतलब घटा देना। तो पूछता है कि अच्छा ये क्या चीजें बढ़ाता और घटाता है, तो ये वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है। इसको वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज, वोल्टेज को ये बढ़ा भी सकता है और ये घटा भी सकता है। समझ में आया, वोल्टेज को ये बढ़ा भी सकता है और ये घटा भी सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं, जैसे ये ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन जब मैं कहता हूं तो दिमाग में समझ में आता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बिजली का तार। ठीक है, बिजली का तार, बिजली का तार, ट्रांसमिशन लाइन उसको कहते हैं। तो मान लो कि यहाँ से बिजली जनरेट हो रही है, यहाँ कोई बिजली जनरेट करने वाला बिल्डिंग है, ये यहाँ पर बिजली जनरेट हो रही है और यहीं से बिजली जा रही है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर जो बिजली जनरेट हो रही है वो 200 वोल्ट का हो रहा है, लेकिन इसके बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, बहुत लंबा है, जाना है, और 200 वोल्ट 5 किलोमीटर जाते जाते खत्म हो जाएगा। तो हमें इस 200 वोल्ट को अगर 500 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहां से बिजली आ रही है, निकल रही है, वहां पर एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, स्टेप अप या स्टेप डाउन। कम नहीं करना है, 200 वोल्ट से 500 वोल्ट करना है। ज्यादा करना है तो स्टेप अप, तो हम यहां लगा देंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
तो मैंने ये कहा कि भाई यहाँ से हमको 5 किलो जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये ट्रेवल करवाना है, तो 200 वोल्ट से 500 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। मैंने स्टेप अप लगा दिया। अब स्टेप अप लगा दिया तो ये 200 वोल्ट जो जनरेट हो रहा था वो 500 वोल्ट हो करके यहाँ 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। अब जैसे ही ये यहाँ पहुंचा, अब मान लो यहाँ तुम्हारा घर है, ठीक है, घर है। अब इस घर में तुम्हारे आएगी बिजली, है ना, तुम्हारे घर में आएगी बिजली। तुम्हारे घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो 220 वोल्ट पर चलने वाले हैं। यही हमारे भारत में तो यही आइडियल कंडीशन है, 220 वोल्ट की बिजली आती है। ऐसा तो नहीं है किसी राज्य में 100 वोल्ट की बिजली पर चलता होगा इंस्ट्रूमेंट, तो किसी राज्य में 300 वोल्ट पर। हर जगह तुम भारत में कहीं पर चले जाओ तुम्हें 220 वोल्ट ही मिलेगा, है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर जो बिजली आई वो तो आई भैया 500 वोल्ट। अगर इसे तुम्हारे घर में भेज दिया जाए तो तुम्हारा घर बचेगा? उड़ जाएगा। हर सामान जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें रहेंगी सब ब्लास्ट कर जाएंगी, क्योंकि उन्हें बनाया गया था 200 वोल्ट सहने के लिए, तुमने घुसा दिया 500 वोल्ट। तब क्या करें? तब अब यहाँ पर जो ये 500 वोल्ट आया है इसे हमें कम करना पड़ेगा, है ना। कम करना पड़ेगा तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर एक फिर से ट्रांसफार्मर लगा देंगे। और ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो बताओ यहाँ कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप या स्टेप डाउन? कम करना है, 500 से 200 करना है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दूंगा। और ये जो 500 वोल्ट है वो कम हो करके 200 वोल्ट या 220 वोल्ट हो जाएगा और हमारे घर में आराम से चला जाएगा। तो तुमने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो जितने भी गांव होते हैं, गांव में जैसे कि ये सड़क है, अब यहाँ सड़क के किनारे किनारे से मेन लाइन गई हुई है और यहाँ से अगर तार गई है गांव के अंदर, तो यही सड़क पर किनारे में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ मिल जाएगा। फिर गांव में कहीं अंदर जाओगे और वहां से अगर कहीं डिस्ट्रीब्यूशन लाइट गई है तो वहां पर भी एक ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाएगा। तो ट्रांसफार्मर क्यों लगाए जाते हैं ये समझ में आया? क्यों? इसे कम ज्यादा कर सके। वोल्टेज वोल्टेज पावर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। पावर को कम ज्यादा नहीं करना है, पावर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। याद रखना, ट्रांसफार्मर का काम है पावर को कांस्टेंट रखना, लेकिन वो वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है। तो जब वोल्टेज को बढ़ाएगा घटाएगा तो ऑटोमेटिक क्या कम ज्यादा होगा? करंट। करंट। अरे भाई, मैं कह रहा हूं पावर रखना है कांस्टेंट, ठीक है। पावर होता है वी आई, अगर वी बढ़ेगा तो हमें आई को घटाना पड़ेगा, तभी तो पावर कांस्टेंट रहेगी। नहीं तो अगर हम एक को बढ़ा देंगे इसको भी बढ़ा देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जब स्टेप अप लगाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, करंट कम हो जाएगा। स्टेप डाउन लगाएंगे वोल्टेज कम होगा, करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। पहली चीज समझ में आई कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। क्या होता है ट्रांसफार्मर? एक ऐसा डिवाइस है जो पावर को कांस्टेंट रखता है, और ये दो टाइप का होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। वोल्टेज को ये बढ़ा घटा सकता है। अगर वोल्टेज को बढ़ाना है तो हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना होगा, वोल्टेज को घटाना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना होगा, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना होगा। अच्छा, तो बात करो, ये जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, जो ये ट्रांसफार्मर लगा रहता है किसी पोल पर लगा हो या कहीं बिजली घर के पास लगा हो, क्या ये चलता फिरता है? घूम घूम के कहता है देखो मैं यहाँ हूँ कभी यहाँ हूँ? चलता नहीं है ना। तो जो चीज चलती नहीं है उसे हम कहते हैं स्टैटिक है, स्टैटिक। तो पूछेगा कि ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है, स्टैटिक है या डायनामिक है? डायनामिक को हम चलने फिरने वाला कहते हैं, डायनामिक को हम क्या कहते हैं? चलने फिरने वाला। लेकिन ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये डायनामिक नहीं है, ये चलता फिरता नहीं है, ये एक ही जगह रहता है, जहां लगा दो वहां चुपचाप से पड़ा रहेगा। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है। अब ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, इसके बारे में थोड़ी चीजें समझो कि ये कैसे काम करता है, ठीक है।
इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, फिर बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, फिर इसके अंदर का स्ट्रक्चर बताऊंगा ये बना कैसे है। ठीक है, देखो ये जो ट्रांसफार्मर में तुम इतने सारे स्ट्रक्चर देख रही हो, इसमें ना ये जो बीच वाला सेक्शन है, जो बीच वाला सेक्शन है ये ठीक है, ये बाहर का मत देखना, ये सब नहीं। बीच वाला जो सेक्शन है इसी में होता है इनका कोर। क्या होता है? कोर। और ये कोर कुछ यूं होता है कि इसमें क्वाइलिंग होती है, जैसे कैसा है, कैसा है, इस पे क्वाइलिंग है ऐसे ऐसे, और इधर क्वाइलिंग है ऐसे ऐसे, और बीच में नरम लोहे की पट्टी होती है। जब इसमें से करंट आती है तो एक क्वाइलिंग के ऊपर जैसे गुजरेगी, तो यहां से हमको पता है ओरेस्टेड ने क्या कहा था, जब भी करंट जाएगा तो वो अपने आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। ओरेस्टेड ने यही कहा था ना, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जब करंट मूव करता है, चार्ज मूव करेगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगी। बरोबर? हेलो, नहीं दे रहा है? ओरेस्टेड ने कहा था कि जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगी। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन या करंट आएगी तो इस पर क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पर जाएगा। और फिर फैराडे ने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो हम उस मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बना सकते हैं। तो यहाँ दूसरे छोर से ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक से हमें क्या मिलता है, करंट मिल जाता है, हमें करंट मिलता है। तो कहेगा कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो देखो, ये यहाँ पर वोल्टेज करंट का कम ज्यादा हुआ, इसका प्रभाव इस वाले पर पड़ा, इस वाले पे पड़ा, तो हम इसको कहते हैं म्यूचुअल, यानी साथ साथ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, जैसे कि मान लो कि दो जन हैं, ठीक है, ये देखा है हंस का जोड़ा, देखा है हंस का जोड़ा, हंस को क्या कहते हैं, स्वान, स्वान, ठीक है, ये दो कोई हमेशा पेयर में रहते हैं, पेयर में। अगर एक हंस के जोड़े को मार दिया जाए, हंस के जोड़े में से किसी एक को मार दिया जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली मर जाता है, यानी इन पर म्यूचुअली अफेक्ट होता है किसी चीज का, समझा है? म्यूचुअली क्या होता है, अफेक्ट होता है। इसी तरीके से ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये भी म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, क्योंकि इसके अंदर का जो कोर होता है, कोर, ठीक है, तो आराम से जब थोड़ा बताऊंगा कि अच्छा कोर को देख करके कैसे हम बता पाएंगे कि ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी पहले ये समझो कि इसके अंदर रहता क्या है। ठीक है, तो इस कोर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है जिसका इफेक्ट इस दूसरे वाले पे पड़ता है, और उसी के अकॉर्डिंग ये दूसरा वाला एक्ट करता है। तो पूछेगा कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो, जब इनके अंदर करंट जाएगा तो हीट जनरेट होगा, है ना, हीट जनरेट होगा। तो कभी कहीं ना जहां पर ये ट्रांसफार्मर लगा रहे वहां खड़ी होकर आराम से सुनना, ना 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 गनगन गनगन की एक आवाज सुनाई देगी, है ना। हाँ, वो गनगन गनगन की आवाज क्या रहती है, वही जो करंट जनरेट होता है ना, करंट जनरेट होता है उसी की फ्रिक्वेंसी की आवाज होती है, वो गनगनाता है और हीट निकलते रहता है। तो अगर इसको कोई किसी ने टच किया ना तो हाथ वाथ जल जाएगा, इसीलिए ये हीट से एकदम जल वल न जाए, इसको ठंडा करने के लिए यहाँ पर कूलेंट लगाए जाते हैं। तो पतली पतली पट्टी दिखाई दे रही है, हाँ, ये पतली पतली पट्टियों में से क्या होता है, हवा गुजरता है। जब हवा गुजरता है, हवा जाता है, तो हवा क्या होता है, इनके अंदर स्टोर रहता है। अब हवा ठंडा ठंडा जाएगा तो यहाँ से जो भी हीट आती रहेंगी उस हवा से टकराएंगी और वो हीट क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो जैसे जैसे इसको हम कहते हैं हीट सिंक या कूलिंग ट्यूब कहते हैं, कूलिंग ट्यूब कहते हैं, ठीक है। तो ये बाहर क्या लगा रहता है, कूलिंग ट्यूब, क्यों, इसको ठंडा करने के लिए, ठीक है, इसको ठंडा करने के लिए। उसके बाद इसका जो ये टैंक दिखाई दे रहा है, टैंक, इस टैंक के थ्रू इसके अंदर एक ऑयल डाला जाता है, ठीक है, इसके अंदर नेफ्था ऑयल डाला जाता है, नेफ्था ऑयल। कहेगा कि कौन सा ऑयल डाला जाता है इसके अंदर, नेफ्था ऑयल, नेफ्था ऑयल।
सरसों का तेल मत भर देना, ठीक है। नेफ्था ऑयल डाला जाता है ताकि इसका जो अब ऑयल भी है, ऑयल भी उसको कूल करने की कोशिश करेगा, ठंडा रखने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद उसका जो इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, वो प्रॉपरली काम कर सके, इसलिए हम क्या डालते हैं, नेफ्था ऑयल डालते हैं, ठीक है। नेफ्था ऑयल डालते हैं। उसके बाद अब इतना ये गर्म होता है कि एयर कूलेंट है, कूलिंग ट्यूब है, वो काम कर देता है। इस तेल डाल दिया, वो भी काम कर देता है। लेकिन कभी कभी जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी खौल के ऊपर आता है कि नहीं आता है? आता है। तो इसमें का तेल भी खौल के ऊपर आता है, इसलिए ये खौल के जब ऊपर आए तो ब्लास्ट ना कर पाए, यहाँ पर एक खुली हुई जगह दे देती है जिसको हम कहते हैं ब्रीदर, यहाँ से सांस लेता है। हाँ हाँ, जब खौल के ऊपर आने लगेगा फिर हवा चलेगी तो ठंडा हो जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से अब जब खौल को ऊपर आएगा तो प्रेशर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो इसीलिए उस प्रेशर को निकलने के लिए यहाँ पर उसको खोल दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रीदर। ब्रीदर इतना समझ में आया? देखो मैंने क्या क्या चीज बताया भाई कि यहाँ पर अब इस जो कूलेंट ट्यूब है ना, इसमें चाहो तो पानी भी भर सकते हो आप, पानी वगैरह भर सकते हो, क्योंकि पानी भी क्या करता है, एक तरीके को कूलेंट का काम करता है। पानी भर दो, उसके बाद वो चारों तरफ फैलते रहेगा और उसका ठंडा हो जाएगा, फिर चाहिए रहेगा तो कभी कभी ये नेफ्था ऑयल चेंज करना रहता है, तो उसके लिए यहाँ से एक टोटी लगा दिया जाता है, तो नेफ्था ऑयल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को अब हम इंटरनली थोड़ा सा देखते हैं कि इसके अंदर हम कैसे पता लगाएंगे किसी चीज को देख करके और उसके स्ट्रक्चर को, ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। जैसे ट्रांसफार्मर मेनली यही होता है, ठीक है। ये है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी क्वाइल। अब इस क्वाइलिंग में एक चीज नोटिस करना कि इसका जो राउंडिंग है, ये 1 2 3 4, इधर 4 है, लेकिन ये जो सेकेंडरी क्वाइल है दूसरा, इसमें देखना 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। बताओ प्राइमरी में क्वाइलिंग ज्यादा है या सेकेंडरी में क्वाइलिंग ज्यादा है? सेकेंडरी में क्वाइलिंग ज्यादा है। तो कोई भी ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन, वो हम सेकेंडरी को देख करके बता देंगे। सेकेंडरी को कैसे? अगर स्टेप अप होता है, स्टेप अप यानी वो क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा, तो बढ़ाने के लिए सेकेंडरी क्वाइलिंग ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू प्राइमरी। समझ में आया क्या? स्टेप अप, स्टेप अप के लिए क्या होना चाहिए, सेकेंडरी क्वाइल ज्यादा होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। और वही अगर स्टेप डाउन रहेगा तो, अगर स्टेप डाउन रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो बस ये उल्टा कर देगा, ये सेकेंडरी कम हो जाएगा, प्राइमरी ज्यादा हो जाएगा, सेकेंडरी कम हो जाएगा, प्राइमरी ज्यादा हो जाएगा। तो क्वाइल को देख करके हम ये बता सकते हैं कि नहीं ये कौन से टाइप का ट्रांसफार्मर है, बता सकते हैं बहुत इजीली। हम क्वाइल को देख करके बता सकते हैं ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। स्टेप अप, सॉरी, स्टेप अप है या स्टेप डाउन। स्टेप अप के लिए सेकेंडरी क्वाइलिंग ज्यादा होना चाहिए और स्टेप डाउन के लिए प्राइमरी क्वाइलिंग ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर ना, इसके अंदर जैसे क्वाइलिंग है, तो क्वाइलिंग ये किसी किसी सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेटा गया रहता है। सॉफ्ट आयरन क्या रहता है, सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा जिसको कहते हैं, आयरन। मेनली मेनली इसमें हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन। तो कहेगा कहेगा कि देखो ये जो लेमिनेटेड है ना, इसको हम कोर कहते हैं, लिखा हुआ ना कोर, कोर। कहेगा कि ट्रांसफार्मर में अच्छा कोर किस मटेरियल का बनता है, तो सिलिकॉन का। कोर के फॉर्म में हम किस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन का। अगर सिलिकॉन नहीं दिया है तो वहां पर दिया रहेगा सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन यानी मुलायम लोहा, ठीक है, सॉफ्ट आयरन यानी मुलायम लोहा, मुलायम लोहा। उसके बाद ये जो क्वाइलिंग करी गई रहती है, क्वाइलिंग, क्वाइलिंग, ये क्वाइलिंग किसका रहेगा, तो क्वाइलिंग रहता है कॉपर का, कॉपर, ठीक है, कॉपर यानी तांबा, तांबा। तो ये क्वाइलिंग तो हर जगह देखा होगा, पंखे में क्वाइलिंग देखा होगा, तांबे का रहता है।
कोई भी मिक्सर ग्राइंडिंग है उसके अंदर कॉइलिंग है तो वो तांबे का रहता है। तो कॉइलिंग किसका रहता है? कॉपर का रहता है। उसके बाद इसका जो कोर रहता है, कोर कोर किसका रहता है? नरम लोहा या सिलिकॉन का, सिलिकॉन का या नरम लोहा का, जो भी कहना है, ठीक है, सिलिकॉन का या नरम लोहा का। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बताना कि ये कौन से टाइप का ट्रांसफॉर्मर होगा। ठीक है, बताओ ये कौन से टाइप का ट्रांसफॉर्मर है? स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। देखो ये है हमारा प्राइमरी कॉइल P1, ये है सेकेंडरी कॉइल P2 और ये बीच में है हमारा कोर। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रांसफार्मर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने कैपेसिटर का सिंबल बनाया था, रेजिस्टेंस का सिंबल, रजिस्टर का सिंबल बनाया था, वैसे ही ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है, ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताओ क्या ट्रांसफार्मर कोई डायनेमिक डिवाइस है या स्टैटिक डिवाइस है? पहली चीज याद रखना, ये स्टैटिक डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? पावर को घटाना बढ़ाना या कांस्टेंट रखना? पावर को कांस्टेंट रखना। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है, वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के बेसिस पर ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को ज्यादा कर देता है, 200 वोल्ट को 500 वोल्ट कर देगा, और स्टेप डाउन ज्यादा को कम कर देगा, 500 को 200 कर देगा। कहेगा कि ट्रांसफार्मर किस किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। इसके कोर को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कोर को बनाने के लिए सिलिकॉन या सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन। कहेगा कि इस पे कॉइलिंग किसकी करी जाती है? कॉइलिंग कॉपर की, कॉपर की। कहेगा इसके अंदर कौन सा कूलेंट ऑयल कौन सा भरा जाता है? कूलिंग ऑयल, नेफ्था ऑयल, कूलिंग ऑयल, नेफ्था ऑयल। ठीक है, नेफ्था ऑयल। हम ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी होती है उसको किसमें मेजर करते हैं कि भाई कितने पावर का ट्रांसफार्मर है, या उसकी रेटिंग। जैसे कोई भी चीज लेने जाते हैं, कहते हैं कि हमको मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल में हम स्पेसिफिकेशन देखते हैं ना कि बैटरी 3000 mAh की होनी चाहिए, प्रोसेसर 700 का होना चाहिए, है ना, उसके बाद जो है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो उसी तरीके से जब हम ट्रांसफार्मर को लेने जाते हैं तो उसकी कैपेसिटी या रेटिंग को हम मेजर करते हैं, रेटिंग को हम मेजर करते हैं किलो वोल्ट एम्पियर, केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर। तो ट्रांसफार्मर को जाओगी, कहोगी दुकान पे कि भैया हमको 10 किलो वोल्ट एम्पियर का ट्रांसफार्मर दे दो, तो वो दे देगा। समझ में आ गया? ट्रांसफार्मर के बारे में सारी की सारी चीजें लाई, स्ट्रक्चर सब कुछ, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और ट्रांसफार्मर का काम, सारा का सारा चीज मैंने समझा दिया। अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर